इन्फोसिस, इसका आईपीओ आया था 1993 में। अगर आपने उस समय इन्फोसिस के 100 शेयर लिए होते जिसका पर शेयर प्राइस था 97 रुपीज़, यानी 9,700 रुपये लगाकर आप 100 शेयर बाई कर सकते थे। फिर भी इस एग्जाम्पल को इजी बनाने के लिए हम मान के चलते हैं कि आपने 10,000 रुपये इन्फोसिस के आईपीओ में इन्वेस्ट किए, जिसमें आपको 100 शेयर अलॉट हुए इन्फोसिस के। 1995 में इसका 1:1 का स्प्लिट हुआ, यानी जो आपके 100 शेयर थे वो हो गए 200। 1997 में अगेन 1:1 का स्प्लिट हुआ, अब आपके 200 शेयर हो गए 400। 99 में अगेन 1:1 का बोनस और आपके शेयर हो गए 800। 2000 में 1:1 का अगेन स्प्लिट, आपके 800 शेयर्स हो गए 1600। 2005 में 3:1 का बोनस, अब आपके पास इन्फोसिस के हो जाते हैं 4800 शेयर्स। 2007 में 1:1 का बोनस, अब आपके पास होते हैं इन्फोसिस के 9600 शेयर्स। 2015 में 1:1 का बोनस, यानी 19,200 शेयर्स। 2016 में 1:1 का बोनस, 38,400 शेयर्स। 2018 में 1:1 का स्प्लिट, यानी अब आपके पास इन्फोसिस के 76,800 शेयर हो जाते हैं। और अगर आप प्रेजेंट मार्केट में इन्फोसिस के शेयर का प्राइस देखते हो तो वो है 1440, और इस नंबर को अगर आप 76,800 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो अमाउंट निकल कर आता है वो है 11 करोड़। यानी आपने अगर 1993 में इन्फोसिस के आईपीओ में 10,000 रुपए लगाए होते तो आज आपके पास 11 करोड़ रुपए होते। जब मैं आपको इन्फोसिस का ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो कई सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इतने लंबे समय तक कौन ही इन्वेस्ट करता है, और इतने लंबे समय तक किसी एक कंपनी में इन्वेस्टेड रहना पॉसिबल नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 कहानियां सुनाऊंगा, और वो दोनों कहानियां रियल लाइफ इंसिडेंट से रिलेटेड हैं। परंतु उस कहानी को सुनने से पहले नवल रविकांत का एक कोट, जिसमें वे कहते हैं सीक वेल्थ नॉट मनी, जिसका मतलब है अगर आप एक वेल्थ सीकर हो, अपनी वेल्थ क्रिएट करते हो तो आपका पैसा किसी को नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके डीमैट अकाउंट में HDFC बैंक के 1000 शेयर हैं तो ये पैसा किसी को दिखता नहीं है, परंतु वहीं आप उस पैसे से आईपैड ले लेते हो, एप्पल का मोबाइल ले लेते हो, कार बाय कर लेते हो, एक बड़ा सा घर बना देते हो, तो ये सबको दिखता है। ये है आपका मनी। इन इंस्ट्रूमेंट्स में जब आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसा डिक्रीज होता है, जबकि वही अगर आप वेल्थ क्रिएट करते हो तो आपका पैसा समय के साथ बढ़ता रहता है। तो इसीलिए आपको हमेशा वेल्थ सीख करनी है, ना कि मनी। तभी आप आने वाले समय में रियल में उस कैटेगरी में आ पाओगे जहाँ पर आज ये लोग हैं। पहली कहानी है एप्पल की। अगर मैं आपसे पूछता हूँ जब एप्पल स्टार्ट हुआ था तो उस समय एप्पल के को फाउंडर कौन थे, तो 90% लोग 2 ही लोगों का नाम लेंगे, पहला स्टीव जॉब और दूसरा स्टीव वोनियक। और बहुत कम लोगों को ही पता है कि एप्पल के एक तीसरे को फाउंडर भी थे, रोनाल्ड वेन। जब एप्पल की शुरुआत की गई थी तो उस समय स्टीव जॉब्स 21 ईयर ओल्ड और स्टीव वोनियक 25 साल के थे, और उन्हें एक ऐसे पर्सन की जरूरत थी जिसे बिजनेस नॉलेज भी हो और इस मार्केट का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो, जिसके लिए उन्होंने चुना रोनाल्ड वेन को। ये एक एक्सपीरियंस पर्सन थे। रोनाल्ड वेन उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने इसके लिए एप्पल कंपनी का 10% स्टेक एक्वायर किया। परंतु कुछ समय बाद एप्पल कंपनी के साथ काम करते करते उन्हें लगा कि एप्पल बहुत ज्यादा आगे ग्रो करने वाली नहीं है, और जितना इसे ग्रो करना था वो ये कर चुकी है, और आगे इसमें कुछ भी खास नहीं होने वाला। स्टीव जॉब एंड स्टीव वोनियक दोनों के पास होने के लिए कुछ नहीं था, परंतु रोनाल्ड वेन एक अमीर आदमी थे और उनके पास टाइम और मनी दोनों थे, और वे इसे लूज कर सकते थे। इसी डर के कारण उन्होंने उनके पास जो एप्पल का 10% शेयर था उसे सेल कर दिया, और वो किया उन्होंने $800 में। आज के समय की बात करें तो वो होता है 80,000 रुपए। परंतु अगर वेन उस टाइम अपने 10% स्टेक को सेल नहीं करते तो आज उस 10% स्टेक की वैल्यू होती 25 लाख करोड़। डॉलर की बात करें तो $77 बिलियन। एप्पल कंपनी की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में उसका मार्केट कैप $277 ट्रिलियन का है, और उसका 10% होता है $277 बिलियन। यानी आज वे दुनिया के रिचेस्ट पर्सन होते। इलॉन मस्क की वेल्थ की बात करें तो उनकी नेटवर्थ $250 बिलियन है, और वेन अगर एप्पल का 10% शेयर नहीं बेचते तो उनकी वेल्थ होती $277 बिलियन। इतना ही नहीं, काफी सालों बाद वेन ने एप्पल के साथ जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसकी ओरिजिनल कॉपी उन्होंने 1990s में $500 में बेची, जिसकी रुपए में वैल्यू निकल कर आती है 40,000। जो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें उस टाइम किसी काम का भी नहीं लगा, परंतु 2011 में वही कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से बिका, और 2011 में उसकी वैल्यू थी $1 मिलियन, यानी 80 करोड़। अगर वे उस टाइम पर एप्पल का कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो उनके पास 10% स्टेक था कंपनी का उसे सेल नहीं करते तो आज वे दुनिया के रिचेस्ट पर्सन होते। वहीं पर अगर हम बात करें दूसरी कहानी की तो यह है वॉरेन बफेट, जिन्होंने 1988 में कोका कोला के शेयर्स बाय किए, और आज 2023 यानी 35 साल बाद भी कोका कोला के शेयर उन्हीं के पास हैं, और आज कोका कोला कंपनी से ही $704 मिलियन हर साल कमाते हैं। अगर हम बात करें कोका कोला के CEO की, जो कि है जेम्स क्वेंसी, तो इनकी ईयरली सैलरी $24 मिलियन है। तो वहीं वॉरेन बफेट कोका कोला से $704 मिलियन कमाते हैं हर साल, वो भी बिना कुछ किए। 1988 में जब मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम पर कोका कोला का शेयर प्राइस काफी गिर गया था, जिस कारण डिस्काउंट में वॉरेन बफेट ने कोका कोला के शेयर्स बाय किए। इसी तरीके से 2011 में वॉरेन बफेट ने बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर्स बाय किए जब वो अंडर वैल्यूड था, और आज 12 साल हो चुके हैं और अभी भी बैंक ऑफ अमेरिका वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में है। और ये 2 एग्जांपल्स हमें बताते हैं अगर आप किसी कंपनी में
हैं जो कि फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उसका फ्यूचर काफी बेहतरीन है, तो आपको उसमें लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहना है ताकि आप वहाँ से बेहतर रिटर्न कमा सको। और वॉरेन बफेट ही नहीं, अगर हम बात करें राकेश झुनझुनवाला की, तो 2002 और 2003 में इन्होंने 3 रुपए के प्राइस पर टाइटन की काफी सारे शेयर्स खरीदे थे और जब 2004 में टाइटन का शेयर 2 रुपए का हो गया, उस टाइम पर भी इन्होंने अपने शेयर्स नहीं बेचे। और आज अगर हम बात करें तो टाइटन का एक शेयर 3,300 रुपए का है और 20 साल बाद भी टाइटन के शेयर्स राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में हैं। और ये तो मैं बात कर रहा हूँ केवल प्राइस की। इसके अलावा अगर आप डिविडेंड भी देखते हो तो वहाँ से भी इन्वेस्टर पैसे कमाते हैं और कितनी बार ही तो स्टॉक स्प्लिट हुआ होगा, उसका फायदा इन्वेस्टर को मिलता है। चाहे आप बात करो राकेश दमानी की या फिर विजय केडिया की, राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, ये सारे लंबे टाइम तक अपने स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहे और वही कारण था कि ये दुनिया के रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट में शामिल हो पाए। अगर आप मुझसे पूछते हो कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है, तो मैं कहूँगा 20% आपको जरूरत होती है रिसर्च और एनालिसिस की, जिस पर आपको काम करना होता है। और ये आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करते हो फंडामेंटल एनालिसिस, तो 1 महीने के अंदर आप ये सीख सकते हो किसी कंपनी को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है उसकी इंडस्ट्री के बेस पर। परंतु यहाँ पर सारा खेल होता है 80% का और 80% में आता है आपका पेशेंस। 90% लोग पेशेंस नहीं रख पाते। कुछ लोग 20% 30% प्रॉफिट होने पर ही स्टॉक को सेल कर देते हैं, तो वहीं कुछ लोग जैसे ही उन्हें 5% 10% का लॉस होता है उनकी इन्वेस्टमेंट पर, तो वे ये भूल जाते हैं कि उन्होंने कंपनी को क्यों बाय किया था। उन्होंने कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज किया था, जिसके बेस पर उन्होंने कंपनी को बाय किया था। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स में गड़बड़ होती है तो आपको स्टॉक को बेच देना चाहिए, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स अगर अच्छे हैं, जिस बेस पर आपने कंपनी को एनालाइज किया था वो परफेक्ट है, तो आपको उसे सेल करने की जगह वहाँ पर होल्ड करना चाहिए। जितना ज्यादा टाइम आप किसी कंपनी को होल्ड करते हो उतने ही बेहतर रिटर्न वो आपको लाके देती है। यहाँ पर आपको कुछ इन्फ्लुएंसर्स ये कहते हैं कि वे आपके पैसे को डबल कर सकते हैं अगर आप उनकी स्ट्रेटेजी यूज करते हो, तो आपके पास जो साल की शुरुआत में 1 लाख रुपए है वो साल के आखिर में 10 लाख रुपए बन जाएगा। यानी कि वे आपको हर साल 900% रिटर्न कमाने की गारंटी देते हैं। परंतु वही अगर आप वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो देखते हो तो उनका एवरेज प्रॉफिट 25 to 30% के आसपास रहता है, जो कि एक रियलिस्टिक अप्रोच है शेयर मार्केट को देखने की। अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ राकेश झुनझुनवाला की। Some girl came. I told her, she said, how much it will go up in? I told her in 3 years, I think it should double. Bus! I gave her the address of the Mahalakshmi Race Course. So, the expectations are such unrealistic. People don't know that the world's greatest investor has compounded his wealth at 22%. See, if the return in other asset classes can be 10-11% safe return, equity can give you 18%. I think for me, if I get 18%, I'm a king. If I get 24%, I'm an emperor. So therefore, this approach and attitude that this is not a Mahalakshmi Race Course, right? And you can get a rate of return which is maybe 50 to 75% higher than other asset classes. Right? I think should be the approach. जैसे कि राकेश झुनझुनवाला ने भी क्लियर किया है कि आप 20 to 25% अगर मार्केट से कमा पा रहे हो हर साल, तो वही इनफ होता है आपको अमीर बनाने के लिए। वहाँ पर आपको जरूरत होती है तो बस पेशेंस की। जितना ज्यादा समय तक आप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को होल्ड कर पाते हो, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आप वहाँ से कमा सकते हो। चाहे हम वॉरेन बफेट की बात करें, राकेश झुनझुनवाला की बात करें, राकेश दमानी की बात करें या फिर विजय केडिया सर की, सारे लोग स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टिंग के नजरिए से देखते हैं और एक लंबे टाइम पीरियड तक जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसे होल्ड करके रखते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये सीखना है कि किसी कंपनी को किस तरीके से फंडामेंटली एनालाइज किया जाता है, तो मैंने एक वीडियो में उस चीज को शेयर किया है, किस तरीके से वॉरेन बफेट 4 स्टेप फ्रेमवर्क का यूज करते हैं किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पर टैप करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।